Hello class 11th. Once again myself Ritesh Jain and I welcome to in my class. Okay, and in previous video we were discussing about the discovery of a proton, and we have studied complete about the discovery of a proton, and in the lecture first we have studied about the discovery of an electron. Okay, so who discovered the electron? J.J. Thomson. And who discovered the proton? E. Goldstein. Okay, today we will study in detail about the discovery of nucleus, and the credit goes to the discovery of nucleus to E. Ernest Rutherford. जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है इसका क्रेडिट जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। अब किस तरीके से जाता है, उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। सो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? सबसे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके थ्रू इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब कैसे की थी वो समझो। देखो, वैसे रदरफोर्ड और उनकी जो कंपनी थी, उनकी टीम थी, वो रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च कर रही थी, और काफ़ी महंगा एक्सपेरिमेंट है रेडियो एक्टिविटी का, इतना और बता दूं। ओके, तो उनकी कंपनी जो है वो रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च कर रही थी। अब रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है, इनके बारे में स्टडी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखो, अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिवली पार्टिकल्स होते हैं, इन पर +2 चार्ज होता है, पहली बात। ओके, अल्फा पार्टिकल्स है, इन पर +2 चार्ज होता है। और दूसरी बात ये है, पॉजिटिव चार्ज हो गया ना +2। दूसरी बात ये है कि ये प्रोटॉन से 4 टाइम्स हेवी होते हैं। ओके, 4 टाइम्स हैवियर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से 4 टाइम ये हैवी होते हैं। और इसकी कंपैरिजन हम इससे भी कर सकते हैं कि ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। कैसे? देखो, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये तो पता है ना कि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे ये हीलियम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 2 ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूँ तो क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही तो बचेंगे ना, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन होने का मतलब +2 चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? फिर प्रोटॉन पर +1 प्रोटॉन है, फिर 2 प्रोटॉन, यानी +2 चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? और +2 चार्ज हो गया। दूसरी बात, मास, जो मास होता है ना, ठीक है, मास नंबर क्या हो गया इसका मास नंबर हो गया, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, यानी मास नंबर कितना हो गया? 4। यानी प्रोटॉन से कितना टाइम्स हेवियर हो गया? ये 4 टाइम हेवियर्स हो गया। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये हीलियम का क्या है? न्यूक्लियस है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ओके, अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो, रदरफोर्ड की जो टीम थी ना, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स लेकर के, और उन्होंने रिपोर्ट किया किसको? रदरफोर्ड को। ये रिपोर्ट किया कि भाई, हम लोग जब अल्फा पार्टिकल्स को किसी भी सब्सटेंस की प्लेट पर जब हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को टकराते हैं, कोलिजन करवाते हैं, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो उस सब्सटेंस से डायरेक्टली ही पास हो जाते हैं बिना किसी डेविएशन के। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पासेज विदाउट डेविएटेड फ्रॉम दोज सब्सटेंस। कैसे? देखो, एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। चलो इसके बारे में समझते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स हो गया, ठीक है। दिस इज़ द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसके चारों ओर प्लेटिनम से इसको कवर कर दिया, ठीक है। दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा
पार्टिकल्स, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे खूब सारे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक गोल्ड फिल्म रख दी। दिस इज द फिल्म ऑफ गोल्ड। गोल्ड फिल्म गोल्ड नहीं, अक्षय कुमार वाली नहीं है, जो सोने की पन्नी मान लीजिए, ये गोल्ड फिल्म है, गोल्ड फिल्म। और इसके भी चारों ओर उन्होंने ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी, जो कि जेडएनएस की बनी हुई थी यू शेप में ऐसे। ये देखो ये यू शेप हो गया ना, यू शेप में इन्होंने ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जो कि किससे बनी हुई है, जिंक सल्फाइड की। अब देखो क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन है वो देखे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे, देखो समझते हैं। उन्होंने ये देखा कि जब अल्फा पार्टिकल इसमें से पास होते हैं ना, ये अल्फा पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेज विदाउट डेविएटेड, यानी कि यहाँ से बिना किसी डेविएशन के ही क्या हो गए, पास हो गए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल। और कितने, लगभग 99.9%। कुछ उन्होंने ये भी देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत कम थे जो कि कुछ एंगल से डेविएटेड भी हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं। ये देखो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट भी हो गए, ठीक है। और वेरी फ्यू, और उन्होंने काउंट करके भी बताया था कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी होता है जो 180 डिग्री के एंगल पर, ऐसे समझ लो कि 180 डिग्री के या थोड़ा सा और मान लीजिए कम एंगल पर वापस भी आ जाता है। देखो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर कि क्या क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने, ठीक है। फर्स्ट, ऑलमोस्ट 99.9% अल्फा पार्टिकल्स। अब पहले तो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, इसी ऑब्जर्वेशन से फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला था और अपना मॉडल दिया था, ठीक है। 99.9% अल्फा पार्टिकल पासिस विदाउट डेविएशन, ओके। सेकेंड, some of alpha particle deflected from some angle. Some of alpha particles deflected from some angle। आप भी साथ साथ में उतारते रहिए, नोटबुक साथ में रखिए। And third observation, he saw that almost a very few, 1 of 20,000 अल्फा पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री के एंगल से वापस रिटर्न आ जाते हैं, ओके। a very few या a few अल्फा पार्टिकल, इन्होंने काउंट करके बता दिया था 1 of 20,000, ओके। 1 of 20,000 डिफ्लेक्ट फ्रॉम 180 डिग्री एंगल। अब देखो इन्होंने ये 3 ऑब्जर्वेशन है, ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे। अब इन्हीं 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने अपने रिजल्ट निकालने स्टार्ट किए। पहली बात, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट 99.9% जो अल्फा पार्टिकल थे वो इस सब्सटेंस से, इस गोल्ड फिल्म से डायरेक्टली निकल गए विदाउट डेविएशन। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो ब्लैंक होता है, हेलो होता है, होलो होता है, ब्लैंक होता है, खाली होता है। अब देखो कितनी बड़ी बात बता दी उन्होंने। जबकि लास्ट के लेक्चर में देखो, लास्ट के लेक्चर में जो मैंने थॉमसन का मॉडल आपको बताया था, तो थॉमसन ने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं ना एटम्स में, वो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है वो पूरे के पूरे स्पेयर के अंदर फैले हुए रहते हैं। अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स होते यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल्स होते तो ये भी तो पॉजिटिव पार्टिकल ही है, अल्फा पार्टिकल, दोनों के बीच में फाइट होती कि नहीं होती,
कोलाइड्स होता है कि नहीं होता, दोनों के बीच में कोलाइड्स होता, फाइट होती, लेकिन यहाँ फाइट हो ही नहीं रही। इसका मतलब तो ये हो गया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनी एटम इज हॉलो और ब्लैंक, वो ब्लैंक होता है। लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, दूसरी बात देखिए, कुछ पार्टिकल जो है वो डेविएटेड भी हो गए सम एंगल से। इसका मतलब डेविएशन होने का मतलब अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे ना, डेविएटेड हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई न कोई पॉजिटिव पार्ट भी है, लेकिन वो स्मॉल है, ज़्यादा नहीं है, वो क्या है, स्मॉल है, पॉजिटिव पार्ट भी है, ठीक है। और उन्होंने ये देखा कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो रिटर्न बैक हो जाता है, मतलब वो वापस आ जाता है। अब वापस आ गया, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना, ये हैवी होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कैसा होता है, हैवी होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल वैसे ही हैवी होते हैं, +2 चार्ज हो गया, हैवी होते हैं, और उससे भी टकरा करके ये आ गया, यानी उससे भी हार करके आ गया ये। इसका मतलब ये तो अल्फा पार्टिकल से भी क्या होता है, हैवी होता है। सो दिस पॉजिटिव पार्ट इज़ वेरी हैवी। ओके, तो देखो ऐसे ही उन्होंने कंक्लूजन निकाल करके रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था एटम का, जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और वो क्या क्या था, क्या क्या मेन पास्टुलेट थे उसके अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आप इस डायग्राम को उतार लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को उतार लो। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, चलो अब देखते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ओके, इसे न्यूक्लियस मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी ना। ऐसे भी लिख दो चाहे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो क्या क्या बातें उन्होंने बताई थी। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो और ब्लैंक। क्यों? अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा था ना कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है वो सीधे ही निकल गए, इसका मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है। ओके, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड भी तो हो गए, डिफ्लेक्ट भी हो गए। इट मीन्स देयर इज द पॉजिटिव चार्ज इन एनी एटम, ओके, बट इन वेरी स्मॉल साइज। देयर इज a positive charge in atom but in very small size, in very small size. थर्ड, पॉजिटिव पार्ट तो है लेकिन ये हैवी भी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल से उसे टकरा करके चले गए, वरना अल्फा पार्टिकल उसको धकेल देता। इसका मतलब वो अल्फा पार्टिकल से भी क्या है, हैवी है। दिस पॉजिटिव पार्ट इज वेरी हैवी, और इसी पॉजिटिव पार्ट को रदरफोर्ड ने नाम दिया था न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस नाम दिया था। इट मीन्स हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। ओके, फोर्थ, उन्होंने ये बताया था कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लेकिन मास को जब कैलकुलेट किया गया था ना एटम के मास को, हालांकि बाद में था ये, जे थॉमसन को भी पता चल गया था ये बात तो, कि मास को कैलकुलेट किया गया था तो मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल नहीं आ रहा था, इससे ज़्यादा आ रहा था। इसका मतलब और भी पार्टिकल्स थे जिसकी डिस्कवरी बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसमें हम पढ़ेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब साइज है वो बहुत स्मॉल होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अब देखो कितनी होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, कंपेयर टू एटम, कंपेयर टू एटम। अब साइज कितनी होती है देखो मैं आपको बताता हूँ। यदि मान लो एटम की साइज 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर होती है ना, तो फिर इसमें जो न्यूक्लियस है इसकी साइज 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर होगी। ये देखो बात, यानी जो एटम है वो कितना टाइम इससे बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, 10 टू द पावर 5 टाइम लार्ज हो गया। जैसे मैं इसकी कंपेयर कर सकता हूँ कि एक क्रिकेट का ग्राउंड है और इसमें एक गेंद है, गेंद को आप कंपेयर कर सकते हो किससे, न्यूक्लियस से। वो गेंद क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इससे 10 टू द पावर 5 किलोमीटर तक आप सर्कुलर है वो देख लीजिए, 10 टू द पावर 5 किलोमीटर तक सर्कुलर देख लीजिए। यदि आप उस गेंद को न्यूक्लियस समझ रहे हो ना, तो इसके चारों ओर 10 टू द पावर 5 किलोमीटर तक का जो ग्राउंड होता है ना वो एटम होता है। अब देख लो एटम की साइज कितनी होती है, न्यूक्लियस कितना सा होता है इसके अंदर, ओके, न्यूक्लियस कितना सा होता है। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ न्यूक्लियस से रिगार्डिंग, वो क्या है वो समझिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो क्या है वो समझिए आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं। वो ये है जो रदरफोर्ड ने बताई थी कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो क्लोज सर्किल के अंदर, ठीक है, चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड टू न्यूक्लियस, अराउंड टू न्यूक्लियस, ये बात है। अब देखो रदरफोर्ड ने ऐसा क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं अपनी कक्षा में, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ सोलर सिस्टम से भी। जैसे अर्थ है ना, अर्थ ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ऐसा ही क्यों कहा, जबकि थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। लेकिन ये रदरफोर्ड ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि कोई सिचुएशन क्यों नहीं बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब आपको पता नहीं, ये तो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है कि नहीं है। अब पॉजिटिव पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट को, ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। और जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट करता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा तब तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जानी चाहिए, गिर जानी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर गए, फाइट कर गए, तो एटम ख़त्म हो जाएगा, एटम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कभी आपने देखा है क्या ऐसा ना? तो फिर भाई ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव पार्ट की ओर अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते? तो रदरफोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं ना तो इनकी वेलोसिटी है ना वो चेंज होती रहती है,
ठीक है। हालांकि रदरफोर्ड ने जो मॉडल बताया था ना, ये अपने दम पर नहीं बताया था, उन्होंने कई साइंटिस्ट के साथ में कोलैबोरेशन किया था, कोलैबोरेट करने के बाद में ये मॉडल दिया था, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी है ना वो चेंज होती रहती है। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब ये ऐसे एस्केलरेट करेगा, एस्केलरेशन होगा, और एस्केलरेशन होगा इसका मतलब यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफेटल फोर्स। दिस इज नोन एज द सेंट्रीफेटल फोर्स, इसे सेंट्रीफेटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीफेटल फोर्स लगता है जो कि इसको क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने में इसकी हेल्प करता है। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है ना, उसको बैलेंस कर रहा है कौन, सेंट्रीफिटल फोर्स। ये दोनों अपोजिट हो गए, है तो सेम लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब एक तो खींच रहा है, एक उसको वापस ले जा रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, ये अपनी जगह स्टेबल रहेगा और इसके अराउंड क्या करता रहता है, ये चक्कर लगाता रहता है। सो दिस इज अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसमें कुछ कमियां भी रह गई थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। उन कमियों, वो क्या क्या कमियां थी, फिर उन कमियों को दूर करने के बाद में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था बोर, नील्स बोर। उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के दिन इतना ही। आज हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है, न्यूक्लियस की खोज के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लोग बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोर के मॉडल से बनेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। लेकिन इसमें चलो एक बार अपन देख लेते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां क्या क्या रह गई, ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल में। देखो पहली कमी तो ये रह गई थी, उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इनक्लोज सर्कुलर ऑर्बिटल। ओके, लेकिन एक बार बताओ, कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है ना तो वो एनर्जी उसकी ज़रूर रिलीज़ होगी। भाई आप लोग जब दौड़ करके जाओगे कहीं पर भी तो आप लोगों की भी एनर्जी है वो कम तो होती है, लॉस तो होती है एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल जो है जब मूव करता है तो उसकी एनर्जी है वो लॉस होगी। तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, ठीक है। अब मूव करते करते जब इसकी एनर्जी लॉस होगी तो एनर्जी को लॉस करते हुए उसके बाद में लास्ट के अंदर ये प्रोटॉन से न्यूक्लियस से कोलाइड्स कर जाना चाहिए, बिल्कुल कर जाना चाहिए। लेकिन इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था। दूसरी एक बात और, एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था मैक्सवेल। ये भी ग्रेट साइंटिस्ट है मैक्सवेल। स्पेक्ट्रम का क्रेडिट है ना वो पूरा का पूरा इन्हीं को ही जाता है, ठीक है। मैक्सवेल ने ये बताया था दैट रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम। उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। अब आप ये कहोगे कि सर ये पहले ये तो बताओ कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्पेक्ट्रम क्या होता है। भाई कोई लाइट है प्रिज्म पर आती है, प्रिज्म आपने देखा होगा, कोई लाइट प्रिज्म पर आती है तो प्रिज्म में 7 कलर आपको दिखाई देंगे, विबज्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये विबज्योर 7 कलर है ना, ये आपको दिखाई देंगे। वो 7 कलर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, इसे ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष बनता है ना, रेनबो बनता है ना, रेनबो, वो रेनबो भी क्या है, एक स्पेक्ट्रम ही है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो यहाँ से ये जो लाइनें बनेगी ना, ये जो कलर बनेंगे ना, अब जैसे वॉयलेट बन गया, इंडिगो बन गया, ब्लू बन गया, लेकिन रेड नहीं बन रहा, ऑरेंज नहीं बन रहा, 7 के 7 कलर नहीं बन रहे, पूरे के पूरे कलर नहीं बन रहे।
इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था रदरफोर्ड ने। तो ये कुछ कमियां रह गई थी रदरफोर्ड के मॉडल की। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के बाद में आए थे नील्स बोर, और उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। हालांकि बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आए, बहुत सारी डिस्कवरी हुई थी। अभी तो हम लोग ये जानते हैं, जैसे आप लोग जानते हो वैसे, कि देर आर द 3 मेन पार्टिकल्स इन द एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट देयर वर मोर पार्टिकल्स दैट सिचुएटेड इन द एटम, जैसे कि मेसोन है, होमोन्यूट्रिनो है। ओके, तो कुछ और पार्टिकल्स भी है जिसकी डिस्कवरी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। ओके, लेक्चर्स को आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि अभी भी स्कूल खुलने का कोई पता नहीं है कि स्कूल कब खुलने जा रही है। एक ही ऑप्शन है, वो है वीडियो देखते रहिए, क्योंकि पढ़ाई से दूर हो गए तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कितना नुकसान हो जाएगा। ओके, सो कीप वॉचिंग द वीडियो विथ मी। थैंक यू सो मच।